आपके सीडीपी की मैराथन के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद ही उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट द अपर प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। तो सीडीपी का आपका ये क्वेश्चन है। सीडीपी में आपसे पेपर 1 प्लस पेपर 2 में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको पेपर 1 वाला क्वेश्चन पेपर 1 में ही देखने को मिले, आपको पेपर 2 का क्वेश्चन भी पेपर 1 के अंदर सीडीपी में देखने को मिल सकता है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे और क्वेश्चन को बेहद आसानी से टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो ये कह रहा है, टू मेक स्टूडेंट मेमोराइज हिस्टोरिकल फैक्ट्स, विद्यार्थियों से ऐतिहासिक तथ्यों को याद करना। बी कह रहा है, टू डेवलप क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करना। सी कह रहा है, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर गवर्नमेंट जॉब, विद्यार्थियों को सरकारी नौकरियों के लिए तैयार करना। और डी कह रहा है, टू कंप्लीट सिलेबस, पाठ्यक्रम पूरा करना। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? बेहद ही आसान प्रश्न, आप सभी इसे बेहद ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। जी शफाक प्रवीण जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। क्या विद्यार्थियों को ऐतिहासिक तथ्यों को आप याद कराएंगे? जी नहीं। तो रोड मेमोराइजेशन, ये रटना संबंधित जो भी आपको वर्ड दिखाई देता है वह आपका नेगेटिव की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो आप उसे वहीं से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। बी कह रहा है, टू डेवलप क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। जी बिल्कुल, आप सोसाइटी की समझ विकसित कर सकते हैं, समाज की आलोचनात्मक समझ को आप उनके अंदर विकसित कर पाएंगे। सी कह रहा है, विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी के तैयार करना। जी नहीं, केवल जॉब के लिए प्रिपेयर करना स्टूडेंट को, तो ये स्टूडेंट आपकी नेगेटिव होती दिख रही है। डी कह रहा है, टू कंप्लीट द सिलेबस। जी नहीं, आप केवल पाठ्यक्रम के लिए भी नहीं पढ़ाएंगे, तो आप उनके अंदर डेवलप क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करेंगे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी शुड बी द राइट आंसर। जी शफाक जी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं जी। सी नहीं होगा, बी होगा, बी हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन सोशल साइंस टीचिंग एम्फसाइजेस, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में रचनावादी दृष्टिकोण का जोर होता है। ए कह रहा है, पैसिव लिसनिंग, निष्क्रिय सुनना। बी कह रहा है, रटने पर मेमोराइजेशन। सी कह रहा है, लर्नर एक्टिव पार्टिसिपेशन, शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी पर। डी कह रहा है, टीचर सेंटर लर्निंग, शिक्षक केंद्रित शिक्षण पर। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो बात हो रही है यहां पर आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आपकी किस चीज पर जोर देती है? वह जोर देती है कि चाइल्ड्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, छात्र की सक्रिय भागीदारी की ओर वह
और जोर देती है। अनमोल शेंदे जी का सी आ चुका है, शफाक प्रवीण जी का सी आ चुका है। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में रचनावादी दृष्टिकोण का जोर होता है। निष्क्रिय शून्य, जी नहीं। निष्क्रिय नहीं, सक्रिय रूप से सुनने पर जोर होता है। रटने पर बिल्कुल भी नहीं होता है, तो वैसे ही आप रॉन्ग कर देंगे। दिलशान प्रवीण जी, स्वागत है आपका आज के सेशन में। क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी कह रहा है लर्नर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच करते हैं कि चाइल्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन, शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी पर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी कह रहा है टीचर सेंटर टीचिंग। तो टीचर सेंटर नहीं, छात्र केंद्रित होगी, ना कि शिक्षक केंद्रित। छात्र केंद्रित आपकी टीचिंग होगी, ना कि टीचर केंद्रित। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ चुके हैं। जी शफाक जी, अनमोल शेंदे जी, आप सभी का उत्तर एकदम करेक्ट है। तो सेशन को साथ के साथ लाइक करते रहेंगे और क्लास को शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है विच मेथड इज बेस्ट फॉर डेवलपिंग जियोग्राफिकल स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों में भौगोलिक कौशल विकसित करने के लिए कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है? तो क्लास के अंदर आपके मिक्स क्वेश्चन आपको पेडागोजी के देखने को मिलेंगे, बट यह क्वेश्चन आपकी दीपाली जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका आज के सेशन में। अनमोल जी का आंसर आ चुका है बी। तो ये आपके मिक्स क्वेश्चन आज के सेशन में हमने लिए हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट से मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो भौगोलिक कौशल विकसित करने के लिए कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है? ए कह रहा है लेक्चर विधि, बी कह रहा है मैप वर्क, सी कह रहा है स्टोरी टेलिंग, या फिर डी कह रहा है श्रुतलेख। बी आ चुका है, सभी का बी आ चुका है। बाकी सब भी अपना अपना आंसर बताएंगे। और जो भी साथी सेशन में नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। और जो भी साथी इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, वैसे भी टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेंगे। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, लिंक पर जाकर क्लिक कर लेंगे। मोहम्मद राजी जी का बी आ चुका है। तो ज्योग्राफिकल स्किल आप कैसे डेवलप कर पाएंगे? दीपाली जी, मानचित्र। तो क्या आप लेक्चर मेथड से इसे डेवलप कर पाएंगे? जी नहीं, क्योंकि आपको पॉइंट आउट करना है, ना कि लेक्चर उस पर देना है। क्या आप कहानी सुनाकर बता पाएंगे? जी नहीं। क्या आप डिक्टेशन के माध्यम से इसे बताएंगे? तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। केवल आप मैप वर्क यानी मानचित्र कार्य के द्वारा भौगोलिक कौशल को विकसित कर पाएंगे, जिससे कि छात्र मैप के ऊपर देखकर स्थानीय समझ को विकसित कर पाएं और उन जगहों को चिन्हित कर पाएं जिन्हें वह अपनी किताबों आदि में रोजाना देखते हैं, और जिससे उनके अंदर क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो पाए। बी आ चुका है, तो बी वाले आप सभी सही हो जाते हैं। दीपाली जी, मोहम्मद राजी जी, दीपाली जी, दिलशान प्रवीण जी, शफाक प्रवीण जी, अनमोल शिंदे जी, आप सभी का उत्तर एकदम करेक्ट है। तो बेहद खुशी होती है आप सभी को देखकर कि आप सभी इतनी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में आप सेशन में लाइव जुड़े हुए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी प्रकार अपने परिवार के साथ बनाए रखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ चुके हैं। जी फास्ट ही चल रहा है दीपाली जी, आप उस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका सेशन फास्ट ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया द यूज ऑफ टाइमलाइन इन सोशल साइंस क्लासरूम हेल्प स्टूडेंट्स टू। सामाजिक अध्ययन की कक्षा में समय रेखा का उपयोग विद्यार्थियों की सहायता करता है। तो समय रेखा की बात आपकी क्वेश्चन में की जा रही है। तो टाइमलाइन आपकी किसको डिनोट करती है? एक समय रेखा के बारे में यह डिनोट करते हैं। जैसे कि आप इतिहास के अंदर पढ़ते हैं, हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, हिस्ट्री के अंदर आपके जो इवेंट्स होते हैं यानी कालक्रम, जिन्हें आप कालक्रम के नाम से जानते हैं, जैसे कि आपका बैटल ऑफ प्लासी,
इत्यादि, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। तो ये आपका एक टाइमलाइन यानी समय रेखा के ऊपर दर्शाया जाता है, जिसके माध्यम से आप सामाजिक अध्ययन के अंदर इस चीज का उपयोग करते हैं। दीपाली जी का ए आ चुका है, अनमोल शिंदे जी का ए आ चुका है, दिलशान प्रवीण जी का ए आ चुका है। तो ए कह रहा है घटनाओं के कालानुक्रमिक क्रम को समझने के लिए केवल तिथियां याद रखने में जी नहीं, परिभाषा सीखने में जी नहीं, लंबे उत्तर लिखने से इसका आपका कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ओनली ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया हिस्ट्री के अंदर आपके इवेंट्स यानी कालक्रम के बारे में इसमें बताया जाता है, जैसे कि आपका बैटल ऑफ प्लासी या फिर आप रिवोल्ट ऑफ 1857 इसके एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। जी, ए वाले सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। तो आपके इस मैराथन के अंदर मिक्स क्वेश्चन हमने लिए हैं, आपको सभी सब्जेक्ट से इसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट इन सोशल साइंस एम टू, सामाजिक अध्ययन में प्रारूपिक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए कह रहा है ग्रेड देना, बी कह रहा है विद्यार्थियों को रैंक देना, सी कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, और डी कह रहा है बोर्ड परीक्षा आयोजन कराना। बेहद ही आसान प्रश्न, इस क्वेश्चन का उत्तर आप केवल और केवल 2 से 3 सेकंड में दे पाएंगे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका कब लिया जाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज आप कब करते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। 5th का सी आ चुका है, दिलशान जी, मोहम्मद राजी, दीपाली जी सी आ चुका है, अनमोल जी सी आ चुका है, सफाक जी सी आ चुका है। तो बताएंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज आप किस दौरान करते हैं। जैसे आप समेटिव असेसमेंट यानी ऐसे का उपयोग आप लर्निंग प्रोसेस के सबसे लास्ट में करते हैं, तो ऐसे ही फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज आप कब करते हैं। रचना जी का सी आ चुका है। रचना जी स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो क्या ग्रेड देने के लिए इसका यूज किया जाता है? जी नहीं। तो ग्रेड जैसे शब्द आप जैसे ही देखते हैं तो आप इन्हें एलिमिनेट वहीं से कर देंगे, ये आपके नेगेटिव वर्ड की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जी दीपाली जी, बिल्कुल आपका आंसर राइट है, क्लास असेसमेंट के दौरान। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपके क्लास असेसमेंट के दौरान लिया जाता है। तो विद्यार्थियों को रैंक देना, तो रैंक देना, ग्रेड देना, ये सब आपके नेगेटिव कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आप इन्हें यहीं से। जी रचना जी, देखिए क्लास आपकी बीच में नहीं हो पाई थी, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, जिसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं, इसके लिए हमें बहुत खेद है। बट आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, पर्सनल रीज़न की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब आपकी क्लास पूरी कोशिश है कि रेगुलर रहे। दीपाली, समेटिव असेसमेंट लास्ट होता है, अंत में इवैल्यूएशन होता है। जी मैंने आपको वही बताया, समेटिव असेसमेंट आपका लास्ट में होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका रेगुलर लर्निंग टीचिंग प्रोसेस के दौरान होता रहता है। तो बोर्ड परीक्षा आयोजित कराना इसका लक्ष्य नहीं है, तो इसका लक्ष्य केवल और केवल इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी वाले सभी सही हो जाते हैं। समरीन मिर्जा जी, सी आपका आंसर करेक्ट है। दीपाली जी, रचना जी, दिलशान परवीन जी, मोहम्मद रजी, शफाक परवीन और अनमोल शिंदे जी, तो आप सभी का उत्तर एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू पियाजे, अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष इज। पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है, बताएंगे। नो प्रॉब्लम रचना जी, आप कुकिंग के साथ साथ क्लास आप ईयरफोन के माध्यम से क्लास लाइव देख सकते हैं। जी दीपाली जी, तो
क्वेश्चन में कहा गया है पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन अवस्था 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है। तो जैसे कि आपको पियाजे जीन पियाजे की सारी स्टेजेस याद होंगी। सबसे पहले होती है आपकी सेंसरी, दूसरी आती है आपकी प्री, और तीसरी होती है आपकी कंक्रीट, और लास्ट होती है आपकी फॉर्मल। तो 4 स्टेजेस जो जीन पियाजे ने दी है, जो कि आपकी 0 से 2 होती है, जिसे हम इन्फेंसी के नाम से जानते हैं। प्री होती है आपकी 2 से 7 वर्ष, इसे आप प्री ऑपरेशनल बोलते हैं। तीसरी होती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल, जो कि आपकी 7 से 11 होती है, और चौथी होती है आपकी फॉर्मल, यानी 11 से 15 की अवस्था। तो आपसे पूछा गया पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन अवस्था 2 से 7 वर्ष का होता है। तो बी आ चुका है सभी का। जी दीपाली जी 0 से 2 पूछा गया है आपसे। सात से 11, जी मैंने वही चीज आपको बताई है। इसका सीक्वेंस आप याद रखेंगे। जी तो इसका आंसर बताएंगे, क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा? दो से 7 वर्ष का बच्चा किस स्टेज में आपका होता है? बी आ चुका है सभी का। दीपाली जी का बी आ चुका है। तो 2 से 7 वर्ष का बच्चा आपका ईगोसेंट्रिक यानी आत्म केंद्रित होता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सर जल्दी बताइए कौन सा दी? मोहम्मद रजी जी, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका 0 से 2 वर्ष के बीच बच्चा इस अवस्था में होता है। तो बी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ चुके हैं। जी बी वाले सभी सही हो जाएंगे। जी फास्ट ही चल रही है आपकी क्लास, आप उस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो 7 क्वेश्चन में कहा गया है री इन्फॉर्मेंस इज रिलेटेड टू, प्रबलन संबंधित है। ए कह रहा है फॉरगेटिंग विस्मरण से, बी कह रहा है मोटिवेशन प्रेरणा से, सी कह रहा है पनिशमेंट दंड से, और डी कह रहा है फैटिग थकान से। तो री इन्फोर्समेंट की बात आपसे क्वेश्चन में की जा रही है। तो री इन्फोर्समेंट आप किस चीज में यूज करते हैं? तो री इन्फोर्समेंट आप किसी कार्य को करने के लिए उसके अंदर मोटिवेशन उत्पन्न करने के लिए, प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए। रीइंफोर्समेंट आप किस लिए यूज करते हैं? किसी चीज के अंदर प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तो सीधा सीधा आपको आंसर इसका दिख रहा होगा। तो सभी का बी आ चुका है। तो फॉरगेटिंग विस्मरण आप नहीं करते हैं, पनिशमेंट भी नहीं देते हैं, और थकान से इसका रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी मोटिवेशन यानी प्रेरणा इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ चुके हैं। जी बी वाले सभी सही हो जाएंगे। जी दीपाली जी, जी रचना जी, समरीन मिर्जा जी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी रचना जी मोटिवेशन, दिलशान परवीन जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो आप सभी को एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जो भी सेशन में लेट जुड़े हैं, आप सभी के लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट
इंफॉर्मेशन है। तो जो भी साथी सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए कमेंट कर रहे थे कि सर एसएसटी की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो एसएसटी की क्लासेस आपकी कल यानी 11 अक्टूबर 2025 रोज़ाना शाम 7 बजे स्टार्ट होने जा रही हैं और ये आपकी एनसीईआरटी बेस्ड होंगी। और कल आपकी हिस्ट्री यानी इतिहास की क्लास रहने वाली है, जिसकी क्लास नंबर 1 आपकी कल होने जा रही है। तो आप अगर पेपर 2 एसएसटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस सेशन से जुड़ना ना भूलें। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ चुके हैं। मोहम्मद रजी जी ने 8 का भी आंसर दे दिया है। अभी तो हमने 8 क्वेश्चन लिया भी नहीं है, कोई नहीं, आपका आंसर हम बिल्कुल चेक करेंगे। रचना जी 8 का भी दे दिया है, रचना जी ने भी। हो सकता है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया हो, कोई नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बहुत अच्छा लगता है जब आप क्लास के अंदर एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। प्रमोद श्रीवास्तव 8 का बी। ओके सर, थैंक्स जी, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। थोड़ा लेट आंसर होगा मेरे सर, प्लीज एडजस्ट। नो प्रॉब्लम दीपाली जी, आप बस क्लास के अंदर बने रहें और अपना आंसर हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप अपना साथ में जो अन्य कार्य कर रहे हैं उसे भी आप कर सकते हैं। गुलाम एलिजा जी स्वागत है आपका आज के सेशन में। आप बहुत दिनों बाद क्लास के अंदर देखे जा रहे हैं, तो आपका ऑप्शन बी आ चुका है। समरीन मिर्जा जी का भी आ चुका है। रचना जी एसएसटी टाइमिंग क्लास आपको बता दी मैंने, कल शाम 7 बजे से आपकी सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम पढ़ेंगे। विच वन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? आंतरिक प्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आपकी आंतरिक प्रेरणा किससे प्रेरित होती है? तो ये आपकी इंटरनली यानी आंतरिक रूप से आपको मोटिवेट करती है। तो आंतरिक प्रेरणा आपकी कौन सी होती है? जो आपको आपके अंदर से यानी स्वयं से आपको मोटिवेट या आपको प्रेरित करती है। जो काम आप स्वयं की खुशी के लिए करते हैं, ना कि किसी रिवॉर्ड को पाने के लिए, तो वह आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। तो ए कह रहा है गेट गुड मार्क्स, तो अच्छे अंक प्राप्त करना आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी। जी नहीं, ये आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य। जिज्ञासा से सीखना बिल्कुल आपका इंट्रिंसिक होगा, स्वयं से आप सीख रहे हैं, इंट्रिंसिक हो जाएगा। पुरस्कार पाने के लिए तो ये भी आपकी एक्सट्रिंसिक में आएगी। दंड से बचने के लिए तो ये भी आपकी एक्सट्रिंसिक में आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू लर्न फॉर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा से सीखना। देखिए साइकोलॉजी की क्लास का आपका शेड्यूल कल से चेंज हो जाएगा। अभी फिलहाल आपकी कल से एसएसटी की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। सीडीपी के लगभग आपके सभी प्रीवियस ईयर पेपर हमने करा दिए हैं और आगे ज़रूरत होगी तो आपकी क्लास सीडीपी की भी रेगुलरली स्टार्ट रहेगी। तो अभी आप उस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहें, कल से आपकी एसएसटी की क्लास होने जा रही है और सीडीपी की क्लास का आपका टाइमिंग चेंज हो जाएगा 102 दिन के अंदर। तो आप थोड़ा हमें समय दीजिए, बट आप कल से एसएसटी की क्लास में जुड़ना ना भूलें। तो 8 का बी हो जाएगा। सभी बी वाले सभी सही हो जाते हैं। तो आपने पहले ही बी ऑप्शन इसका आंसर कर दिया था, तो आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स, व्यक्तिगत भिन्नताएं का अर्थ है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में आपसे बात की जा रही है। ए कह रहा है विद्यार्थियों में बुद्धि, क्षमता और रुचि में भिन्नता। बी कह रहा है सभी विद्यार्थी समान है। सी कह रहा है केवल शारीरिक अंतर। डी कह रहा है नो डिफरेंस एट ऑल, कोई अंतर नहीं। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप किस रूप में देखते हैं, बताएंगे? अनमोल जी का 9 का ए आ चुका है।
तो सेशन को शेयर करते रहें अभी अपने सभी साथियों तक। बताएंगे सभी। समरीन मिर्जा जी ए आ चुका, दीपाली जी ए आ चुका है, दिलशान परवीन जी ए आ चुका है, नितिन पांडे जी ए आ चुका है, एलिजा जी का 9 का ए आ चुका है, मोहम्मद रजी ए। बाकी सब भी अपना आंसर करेंगे। संजय कुमार सिंह 9 का 1 आ चुका है, समरीन मिर्जा जी का ए आ चुका है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नता, ये आपकी सभी के अंदर अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे कि आपकी शारीरिक रूप से भी अलग हो सकती हैं, मानसिक रूप से भी अलग हो सकती हैं और सामाजिक रूप से भी अलग हो सकती है। तो तीनों ही रूप में आपकी इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकती है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ आपका क्या होता है? तो सभी के अंदर अलग अलग क्षमताएं हमें देखने को मिलती हैं, जो कि आपकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप में आप नोटिस कर पाएंगे। तो ए आ चुका है सभी का। तो इसकी अवधारणा आपकी किसने दी थी? इसकी अवधारणा आपकी गाल्टन ने दी थी, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, जिनका पूरा नाम आपका फ्रांसिस गाल्टन है। और इन्होंने ये आपकी अवधारणा 19वीं सेंचुरी में दी थी, जिन्होंने इस अवधारणा में कहा था कि सभी व्यक्ति बुद्धि तथा योग्यता के आधार पर अलग अलग विचार रखते हैं। सर सीडीपी के नोट्स मिलेंगे क्या? जी बिल्कुल, आप टेलीग्राम चैनल, आप इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया गया है, वहां से आकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और सारे नोट्स आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। दिलशान प्रवीण जी ए आ चुका है, दीपाली जी हावर गार्डनर। यहाँ पर आपसे बहुबुद्धि की बात नहीं की जा रही है दीपाली जी, आप एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। आपको एग्जामिनर यहीं पर ही फंसाता है, जिसके लिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही उसका आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात की जा रही है, जिसकी अवधारणा आपकी फ्रांसिस गाल्टन ने 19वीं सेंचुरी के अंदर दी थी। तो ए कह रहा है डिफरेंस अमंग स्टूडेंट इन इंटेलिजेंस, एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ए शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ चुके हैं। जी बिल्कुल, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, बट यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है। अनमोल शिंदे जी, क्लास आपकी फास्ट ही चल रही है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो क्वेश्चन नंबर 10, कोलबर्ग थ्योरी इज रिलेटेड टू। कोलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है। ए कह रहा है संज्ञानात्मक विकास, बी कह रहा है नैतिक विकास, सी कह रहा है भावनात्मक विकास और डी कह रहा है शारीरिक विकास। बी आ चुका है, 10 का बी आ चुका है। एलिजा जी बी, अनमोल जी बी, नितिन जी बी, बाकी सब भी अपना अपना आंसर देंगे। तो संज्ञानात्मक विकास की बात कौन करते हैं? तो ये आपके जीन पियाजे हो जाएंगे, जो कि संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास की बात आपके कौन करते हैं? तो इसकी बात आपके कोलबर्ग करते हैं। दीपाली जी, यस सर मुझे पता है, मैंने सही आंसर। जी बिल्कुल, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। समरीन रजा जी बी, दिलशान परवीन जी बी, अफसर अररिया बी,
बी आ चुका, रचना जी बी, तमन्ना तालिब बी, दीपाली जी बी, रचना जी बी, अनमोल जी बी, दिलशान परवीन बी, अनमोल शिंदे बी। तो सभी ने बी आंसर इसका दिया है। तो आपसे पूछा गया कोलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया है। जैसे कि आप सब जानते हैं मोरल डेवलपमेंट कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वो संज्ञानात्मक विकास आपका जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया था। तो 10 का बी वाले सभी सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे जी, बी हो जाएगा। दिलशान प्रवीण जी बिल्कुल। कहा गया है अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट व्हेन, बच्चा सबसे अच्छा सीखता है तब। ही इज पैसिव, जब वह निष्क्रिय हो। ही इज एक्टिवली इन्वॉल्व, वह सक्रिय रूप से जुड़ा हो। सी कह रहा है शिक्षक केवल बोलता रहे, और डी कह रहा है वह रटता रहे। बेहद ही आसान प्रश्न। अनमोल जी का बी आ चुका है, दिलशान परवीन जी का, समरीन जी बी, दिलशान जी बी, आशीष सिंह बी, मनीष खारे बी। जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड कर दी जाएगी। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। संजय कुमार सिंह जी का 11 का बी आ चुका है, तो सभी का लगभग बी आंसर आ चुका है। दीपाली जी का भी बी आ चुका है। तो ए चाइल्ड लर्न बेस्ट, जब वह निष्क्रिय हो, जी नहीं, जब वह सक्रिय होगा तभी वो बहुत अच्छे ढंग से सीख पाएगा। केवल वह बोलता रहे, जी नहीं, क्या वह रटता रहे, तो ये दोनों ही आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट होती दिख रही है। तो बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब वह सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। ही इज एक्टिवली इन्वॉल्व, तो बी शुड बी द राइट आंसर। बी वाले सभी सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ चुके हैं जी, आप सभी बी वाले सही हो जाते हैं जी। तमन्ना जी, दीपाली जी, दिलशान परवीन जी, अफसर जी, संजय कुमार सिंह, रचना जी, एलिजा जी, मनीष खारे, आशीष सिंह, दिलशान परवीन, आप सभी एकदम करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, द बेस्ट वे टू हैंडल स्लो लर्निंग इज, धीमे सीखने वाले बच्चों को संभालने का सर्वोत्तम तरीका है। ए कह रहा है पनिश देम, उन्हें दंडित करना। बी कह रहा है इग्नोर देम, उन्हें नजरअंदाज करना। सी कह रहा है प्रोवाइड रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण देना। और डी कह रहा है कंपेयर विद अदर, दूसरों से तुलना करना। 12 का सी आ चुका है। अनमोल जी, आशीष सिंह, संजय जी, तमन्ना जी, दिलशान परवीन जी, तो अपना अपना आंसर करेंगे। आप सभी बातें क्लास के बाद कर लीजिएगा, प्लीज क्लास के अंदर अपना अपना आंसर कमेंट करें। एलिजा जी का सी आ चुका है, अफसर जी का सी आ चुका है, तमन्ना जी सी, मनीष खारे जी का सी आ चुका है। तो धीमे सीखने वाले बच्चों को संभालने का सर्वोत्तम तरीका है उन्हें दंडित करना, जी नहीं। ऐसा करके आप उन्हें, सर्वोत्तम तरीका ये इसका नहीं होगा। उन्हें नजरअंदाज आप कर ही नहीं सकते, और दूसरों से तुलना जैसे शब्द आप नेगेटिव देखते ही बाहर कर देंगे। तो आप रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें संभाल पाएंगे। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 12 का सी वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। तो आप सभी का उत्तर एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, बताएंगे द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इज, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है। ए कह रहा है उच्च अंक प्राप्त करना, स्कोरिंग हाई मार्क्स। बी कह रहा है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे का सर्वांगीण विकास। सी कह रहा है पाठ्यक्रम पूरा करना, कंप्लीटिंग सिलेबस। डी कह रहा है रोट लर्निंग, रटना। तो 13 का बी आ चुका है सभी का।
मनीष जी, संजय जी, अफसर जी, दिलशान परवीन, एलिजा जी, अनमोल जी, समरीन जी का भी बी आ चुका है। बाकी सब भी अपना अपना आंसर बताएंगे। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है उच्च अंक प्राप्त करना, जी नहीं। पाठ्यक्रम पूरा करना, जी नहीं। रटना तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका उद्देश्य है ऑलराउंड डेवलपमेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास, जिसके अनुसार आपका एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कहा गया है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है और साथ ही उसे स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी रचना जी, दिलशान जी, अफसर जी, समरीन मिर्जा जी, संजय जी, मनीष जी, एलिजा जी, अनमोल जी, सभी का उत्तर एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ चुके हैं। तो सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे। आज आपकी क्लास थोड़ा लंबा चलेगी, तो आप सेशन में लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे, डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ए कह रहा है विकास सतत होता है, बी कह रहा है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, सी कह रहा है सभी बच्चों में विकास समान होता है और डी कह रहा है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण पर निर्भर करता है। 14 का सी आ चुका है, लीजा जी, संजय जी, मनीष जी, दिलशान जी का ए आ चुका है। सभी का सी आ चुका है, जल्दी जल्दी और साथी भी बताएंगे। सी इज रॉन्ग। अनमोल जी सी, अफसर जी सी, समरीन जी सी, दिलशान जी ए, संजय कुमार सिंह सी। तो विकास सतत होता है, जी नहीं। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, तो ये राइट होती दिख रही है। सी कह रहा है सभी बच्चों में विकास समान होता है, जी नहीं, सभी बच्चों में अलग अलग लेवल पर डेवलपमेंट होता है। और डी कह रहा है विकास वंशानुक्रम पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो स्टेटमेंट आपकी राइट हो जाती है, बट ये कहीं ना कहीं रॉन्ग होती दिख रही है। तो डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका आंसर सी मार्क किया गया है, क्योंकि आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी आंसर सर ये क्वेश्चन कहाँ से लिए? देखिए ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है। ये आपके तमाम एग्जाम जो टेट एग्जाम होते हैं, जैसे सी टेट, यूपी टेट या अन्य टेट होता है, उन्हीं के क्वेश्चन आपकी क्लासेस में ये सब मैराथन में लिए गए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम मार्क कर देते हैं। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से लेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपका बी इसका राइट आंसर होता दिख रहा है, क्योंकि आपसे कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपका वैसे सी होगा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी दिया गया है। क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, तो इस क्वेश्चन को आज के लिए हम छोड़ते हैं।
कल इस क्वेश्चन को फिर से लेंगे या लास्ट में क्वेश्चन को फिर से लेंगे। जी बिल्कुल, आपको आज के क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे क्योंकि जब आप एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको आसान लगने लग जाते हैं। बट आपको बीच के अंदर जब क्लास में लेवल लो टू हाई जाता है तब आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने इस प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं। जी अनमोल जी, सी होगा, बट क्वेश्चन को अभी फिलहाल के लिए स्किप करते हैं, लास्ट में इस क्वेश्चन को हम लेने वाले हैं। अभिनंदन राज जी का ए आ चुका है, ममता कुमारी जी का ए आ चुका है। तो स्कैफोल्डिंग मीन्स, देखिए ये क्वेश्चन बेशक आपको आसान लग रहे हो, छोटे लग रहे हो, बट मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन की वजह से आप अजर्सन और रीजनिंग, मेन अजर्सन और रीजनिंग के क्वेश्चन में आप गलती करते हैं, जैसे कि लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से देखा जा रहा है। तो इसलिए मैं आपके लिए बेसिक टू हाई क्वेश्चन लेके आया हूं, तो आप इस चीज से बिल्कुल भी ना घबराएं, ये सब आप हमारे ऊपर छोड़ दें, क्योंकि जब आप बेसिक से हाई की ओर जाएंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद वो चीज डेवलप होगी, तो आप क्वेश्चन को बेहद ही आसानी से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। स्कैफोल्डिंग मीन्स सहारा देना का अर्थ है। ए कह रहा है अधिगम के दौरान सहयोग देना, बी कह रहा है दंड देना, सी कह रहा है कठोर निर्देश देना, और डी कह रहा है विद्यार्थियों को अकेले छोड़ देना। अनुज कंबोज 15 का ए। अभिनंदन राज जी, स्वागत है आपका। आई एम न्यू स्टूडेंट सोनी राजपूत जी, बिल्कुल सोनी राजपूत जी, स्वागत है आपका सेशन के अंदर। चैनल पर जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। जी दीपाली जी, आपको जो सेशन के अंदर बताया जाता है, कराया जाता है, वह आपके लिए सफिशिएंट है। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक काम करना है, आप सारे PYQ क्वेश्चन बार बार एक बार लगा लेंगे। अनुज कंबोज जी, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका आज के सेशन में। जी आप पंजाब से हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है देख के हमारे साथ ही दूर दराज इलाकों से सेशन में जुड़े हैं। तो अनुज कंबोज जी, समरीन मिर्जा जी का ए आ चुका है, दिलशान परवीन जी ए आ चुका है, तो सभी का ए लगभग आंसर आ चुका है। तो स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है आपका यानी हेल्प रिलेटेड, जैसे सहायता प्रदान करना। गिविंग सपोर्ट ड्यूरिंग लर्निंग, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाता है। दंड देना इसका नहीं होगा, कठोर निर्देश, विद्यार्थियों को अकेले छोड़ना, तो ये तीनों ही आपके नेगेटिव स्टेटमेंट की ओर इशारा कर रहे हैं। माही, हेलो सर जी, स्वागत है माही जी आपका। 15 का ए आपने आंसर किया है, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। सलमान जी का ए है, आप सभी का आंसर सही है, ए वाला सही हो जाएगा। जी दीपाली जी, बिल्कुल सहारा देना स्कैफोल्डिंग को कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ चुके हैं। जी दिलशान जी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग फोकस ऑन, अधिगम हेतु मूल्यांकन केंद्रित होता है। ए कह रहा है समेटिव रिजल्ट, सारांश परिणामों पर, बी कह रहा है इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम में सुधार पर, सी कह रहा है रैंकिंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की रैंकिंग पर, डी कह रहा है कंडक्टिंग बोर्ड एग्जाम, बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर। रचना जी का ए आ चुका है। जिक्रा परवीन जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका आज के सेशन में। सलमान जी बी आ चुका है, अनवरुल जी बी, समरीन जी बी, सलमान जी बी, अभिनंदन राज जी बी, अनमोल जी 16 का बी, दिलशान परवीन जी बी, माही जी का बी आ चुका है, बी आ चुका है सभी का, अनमोल जी का भी बी आ चुका है, ममता जी बी, मोहम्मद रजी बी, संजय कुमार सिंह बी, अलीजा जी का बी आ चुका है, तो सभी ने बी आंसर किया। अफसर जी बी आ चुका है, जिक्रा जी बी आ चुका है,
तो अधिगम हेतु मूल्यांकन केंद्रित होता है आपका सुधार से रिलेटेड। जी रचना जी, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये होता है आपका इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग के लिए, शिक्षण अधिगम में सुधार पर। और ये आपका सीखने की प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में मूल्यांकन करने पर केंद्रित होता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी निशा जी, स्वागत है आपका। जी एलिजा जी, जी दीपाली जी, आप बस केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मल्टीपल टाइम्स लगाएंगे और जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उन्हें आप एक सेपरेट अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए और उन क्वेश्चन को आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही, तो आप 30 में से 30 बिल्कुल आसानी से ला पाएंगे। जी सलमान जी, स्वागत है आपका आसाम से। जी बी सबका सही हो जाएगा। जी एलिजा जी, आपके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत सेशन में नहीं पड़ेगी। तो आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। नाज परी जी, क्या कमेंट किया आपने? पैरा। दिलसान जी, मिस्टर रॉकी, स्वागत है आपका आज के सेशन में। जी हेलो। मोहम्मद जी यूपी से। जी दीपाली जी। जी अनवल जी, किशनगंज बिहार की पावन धरती से आपका स्वागत है। जी फास्ट चल रहा है आपका सेशन, वॉइस तो क्लियर है? आप एक बार क्लास को बंद कर दोबारा चालू कीजिए। मोनाजिर रेजा जी, सर फॉर लेट, नो प्रॉब्लम, आप कल से सेशन में टाइम से जुड़िएगा। नाज परी जी, तो जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं आप सभी को बता दें, कल शाम 7 बजे से आपकी एसएसटी पेपर 2 की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, थ्योरी क्लासेस, और ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। जिक्र प्रवीण सर, थोड़ा जूम। जी बिल्कुल, अगले क्वेश्चन में आपको जूम हम कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली से हूं, जो भी साथी नहीं जानते हैं मैं दिल्ली से हूं, एंड नहीं हुआ है क्लास आपकी, अभी कंटिन्यू चलेगी। मोहम्मद जी, आपकी क्लास अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, तो आप सेशन में बने रहें। आपका सेशन लगभग एसएस नहीं पढ़ाएं, सिर्फ एक पेपर पढ़ाएं। जी शवि राव जी, तो सभी का बी आ चुका है, तो क्वेश्चन पर फोकस करेंगे अभी फिलहाल के लिए, कमेंट को नहीं देखेंगे। सबका बी आ चुका है। जी समरीन जी, स्वागत है आपका औरंगाबाद से। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा लगता है आप सभी इन दूर दराज इलाकों से हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप अपना प्यार और सपोर्ट सेशन में और अपने परिवार को दिखा रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, रचनावादी कक्षा को कौन सा कथन सर्वश्रेष्ठ रूप देता है? ए कह रहा है शिक्षक केंद्रित, बी कह रहा है छात्र केंद्रित, सी कह रहा है डिसिप्लिन बेस्ड अनुशासन आधारित, या फिर डी कह रहा है लेक्चर बेस्ड व्याख्यान आधारित। तो रचनावादी शिक्षा आपकी कौन सी होती है? 17 का बी आ चुका है। तो रचनावादी शिक्षा आपकी वह होती है जो आपकी सभी छात्र को एक समावेशी रूप से टैकल
करती है। और ये आपकी टीचर शिक्षक केंद्रित होती है जी नहीं, अनुशासन आधारित होती है जी नहीं, व्याख्यान आधारित भी नहीं हो, ये होती है आपकी स्टूडेंट सेंटर्ड। तो बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मोनाजिर रेजा जी, सर मैं आपके बगल से हूँ जी मोनाजिर जी। दिल्ली में मेरे चाचू नवाज जी, बिल्कुल रचना जी। 17 का बी आ चुका है, चांदनी सिंह जी का, जिक्रा जी का बी आ चुका है। तो क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, फिलहाल के लिए हम बातें स्किप कर देंगे। सेशन के लास्ट में आप सभी के कमेंट हम लेने वाले हैं, तो आप सेशन के लास्ट में जो भी आपके कमेंट है आप हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आते हैं। तो बेहद ही आसान प्रश्न, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन, डिसलेक्सिया संबंधित है कठिनाई के साथ। ए कह रहा पढ़ने में, बी कह रहा लिखने में, सी कह रहा बोलने में, और डी कह रहा सुनने में। बी आ चुका सभी का। जी रितिका कुमारी जी, स्वागत है आपका बिहार से। एटीन का ए आ चुका है। अंजू कंबोज जी का ए आ चुका है। अनमोल जी, अनवरुल जी ए, सलमान जी ए, मोहम्मद असगर अली जी का ए आ चुका है। रचना जी बी आ चुका है। अभिनंदन जी ए आ चुका है। अनमोल जी का ए आ चुका है। समरीन जी ए। तो लिखने से संबंधित आपका कौन सी कठिनाई संबंधित होती है, तो ये आपकी डिस्ग्राफिया हो जाती है, जिसमें आपको लिखने से संबंधित प्रॉब्लम होती है। तो रीडिंग आपकी किससे संबंधित हो जाती है, ये आपकी डिसलेक्सिया से संबंधित हो जाती है, जिसमें आपको पढ़ने में कठिनाई होती है। तो आपसे पूछा गया डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया आपकी ए यानी रीडिंग से संबंधित होती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। ममता जी, शाहिद, जिक्रा जी, रचना जी, दिलशान, प्रवीण जी, सलमान जी, मोहम्मद रजी, रितिका जी, तो आप सभी जिसने भी ए ऑप्शन कमेंट किया आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। मोनाजिर रेजा जी, सर पॉलिटिकल पढ़ाएं जी, बिल्कुल आपका सेशन कल से स्टार्ट होने जा रहा है एसएसटी का। तो उसके अंदर हम पहले हिस्ट्री कवर करेंगे, उसके बाद हम पॉलिटी पर आएंगे, और उसके बाद ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19। कोई बात नहीं मोहम्मद राजी जी, गलत हो गया, आप क्वेश्चन को ध्यान से अगली बार से जरूर पढ़ें। तो कह रहा है अडल्सेंस इज अ पीरियड ऑफ, किशोरावस्था एक अवधि है। ए कह रहा है तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास की, बी कह रहा है क्षमताओं की कमी की, सी कह रहा है स्थिरता की, और डी कह रहा है कोई परिवर्तन नहीं। देखिए बेहद ही आसान क्वेश्चन, बट आप इस क्वेश्चन को चांसेस हैं कि आप इस क्वेश्चन को सही आंसर नहीं कर पाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन फंसा देगा, और यही कारण होते हैं कि आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। सभी का ए आ चुका है, ए इज राइट। जी शाहिद रजा, माही जी का ये आ चुका है, मिस्टर रॉकी, मोनाजीर, समरीन जी, शाहिद जी, एलिजा जी, दिलशान, प्रवीण जी, मोहम्मद रजी, शाहिद रजा, जिक्रा जी ये आ चुका है। तो किशोरावस्था आपकी कौन सी अवधि होती है, तो ये आपकी बचपन से लेकर और आपकी वयस्कता तक होती है, यानी 0 से लेके और 18 वर्ष तक की आपकी अवस्था को 18 वर्ष की बाद की अवधि को आपकी किशोरावस्था कहा जाता है। और इस दौरान आपके शारीरिक परिवर्तन भी आपको देखने को मिलते हैं। शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन को जूम करते हैं, तो अब आपको बिल्कुल सही दिख रहा होगा। बताएंगे क्या आप सभी को विजिबल है?
सभी का ए आ चुका है। तो किशोरावस्था आपकी एडोलसेंस यानी 18 वर्ष के बाद की आयु को कहा जाता है। इस दौरान आपके बहुत सारे चेंजेस बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप शारीरिक परिवर्तनों के नाम से भी जानते हैं। ए कह रहा है तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास की, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि पूछा ही आपसे किशोरावस्था के बारे में क्या है, तो तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास की स्थिति। जी शाहिद जी, अब आपको क्लियर दिख रहा है। चांदनी सिंह जी, अनवरुल जी 12 से 18 होता है जी। दिलशान जी, ये तो ए वाले सभी सही हो जाते हैं, तो आप सबका आंसर एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन को एक बार बड़ा कर देंगे, इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD वाज गिवन बाय, निकट विकास का क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसने दी थी? ए कह रहा पियाजे, बी कह रहा वाइगोस्की, सी कह रहा स्किनर और डी कह रहा थॉर्नडाइक। बेहद ही आसान प्रश्न, क्वेश्चन को आप 1 से 2 सेकंड के अंदर बेहद ही आसानी से उड़ा पाएंगे, तो जल्दी से क्वेश्चन को उड़ा देंगे। हमें पूरा भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन को बेहद ही आसानी से उड़ा देंगे, तो जल्दी से क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। देखते हैं कौन कौन जल्दी से क्वेश्चन को उड़ा पाता है। सभी का बी आ चुका है, तो बी आ चुका है सभी का। तो ZPD की आपकी अवस्था कौन सी अवस्था होती है? यह आपकी वह अवस्था होती है जिसमें छात्र बिना किसी मदद के, बिना किसी सहायता के मार्गदर्शन प्राप्त करता है। और इसकी अवधारणा आपकी किसने दी थी? तो इसकी अवधारणा आपकी लेव वाइगोत्स्की जी ने दी है। जीन पियाजे ने आपकी किसकी अवधारणा दी है? तो इन्होंने आपकी संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा दी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी वाले सभी सही हो जाते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिसने भी बी ऑप्शन कमेंट किया है। जी राहत जी, निशा जी, साहिद जी, जिक्रा जी, रचना जी, दिलशान जी, रितिका जी, सलमान जी, तो आप सभी का ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, जी बिल्कुल जी साहिद जी, स्किनर नकल का। जी सलमान जी, चाचा जी कॉग्निटिव। तो आप सभी बहुत अच्छे से इन कॉन्सेप्ट से रूबरू हैं। चांदनी सिंह कॉग्निटिव पियाजे, जी बिल्कुल कॉग्निटिव पियाजे हो जाएगा। दीपाली जी भी, सलमान जी भी, संजय जी भी, अनवरुल जी भी, मोहम्मद असगर अली भी, साहिद रजा वैष्णवी बी, समरीन मिर्जा बी, ममता कुमारी बी, मोहन नाजीर रजा जी बी। तो सभी का बी आ चुका है। निशा जी बी, साहिद रजा बी, दिशा परवीन जी बी, दिलशान परवीन जी बी, जिक्रा परवीन जी बी। तो जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी। रचना जी बी, निशा जी बी, सलमान जी बी। तो शिक्षक को बच्चों की गलतियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे आलस्य दिखाते हैं, वे उनके चिंतन को दर्शाती है, वे अधिगम को बाधित करती है, वे समय व्यर्थ करती है। तो बी आ चुका सभी का।
क्या वह आलस दिखाती है? जी नहीं। वह अधिगम को बाधित नहीं करती बल्कि सुसाध्य करती है, सुसाध्य करती है ना कि बाधित। वह समय व्यर्थ करती है तो व्यर्थ नहीं करती है। तो वह उनके चिंतन को दर्शाती है, दे रिफ्लेक्ट देयर थिंकिंग। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जी जिक्र जी, एरर आर इंडिकेटर ऑफ लर्निंग। जी सलमान जी, ओके साहिद जी, दिलसान जी लाइक कर दो सब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिक्रा प्रवीण जी, पूजा चौधरी 21 का बी आपका आंसर एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ चुके हैं। तो कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट। कक्षा प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है। क्वेश्चन को एक बार बड़ा कर देते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो कहा गया है कक्षा प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है। ए कह रहा है भय आधारित अनुशासन, बी कह रहा है सकारात्मक प्रबंधन, सी कह रहा है कठोर दंड और डी कह रहा है दुर्व्यवहार को नजरअंदाज करना। सभी का बी आ चुका है। बी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बी 22 पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सलमान जी बी, दीपाली जी बी, मोना जी रेजा जी बी, दिलशान जी बी। तो कक्षा प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट की आपकी बात क्वेश्चन में की जा रही है। तो आप एक भय का माहौल बनाएंगे? जी नहीं। भय का माहौल होगा तो बच्चा वैसे ही नहीं पढ़ पाएगा, तो ये तो आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, इसे आप यहीं से बाहर कर देंगे। सी कह रहा है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, कठोर दंड। तो आप दंड जैसे वर्ड यानी पनिशमेंट यूज नहीं कर सकते। सी कह रहा है दुर्व्यवहार को नजरअंदाज करना, तो आप ये भी नहीं कर सकते। रचना जी बी, तो केवल और केवल आप उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी सकारात्मक प्रबलन के माध्यम से कक्षा का प्रबंधन कर पाएंगे। 22 का बी, सभी का बी आ चुका है, तो आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नवरल जी क्लास आपकी फास्ट ही चल रही है। डी भी हो सकता है। डी आपका कैसे होगा बताएंगे? दुर्व्यवहार को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिक्रा जी बी, निशा जी फास्ट चल रही है आपकी क्लास। क्वेश्चन नंबर 23, लर्निंग डिसेबिलिटी इज, अधिगम अक्षमता होती है। ए कह रहा मानसिक मंदता के समान, सेम एज मेंटल रिटार्डेशन। बी कह रहा अधिगम प्रक्रिया में विशेष कठिनाई। सी कह रहा प्रेरणा की कमी से और डी कह रहा कमजोर शिक्षण से। 23 का बताएंगे। पूजा चौधरी बी आ चुका है 22 का। दीक्षा प्रवीण जी आप क्वेश्चन पर फोकस कीजिए और 23 का क्वेश्चन आंसर बताएंगे, तो आप सेशन के बाद आराम से बात कर सकते हैं। फिलहाल आपका पूरा फोकस क्वेश्चन पर होना चाहिए। तो सभी का बी आ चुका है। तो जिसे भी दूसरी क्लास में जाना है आप जा सकते हैं। आप इस क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट का ही इंतजार कर रहा था कि आप सभी कमेंट करेंगे कि बी ही आंसर सर लेकर आए हैं। देखिए ऐसा नहीं है, ये एक रैंडम सीरीज आज क्लास के अंदर आ गई है जिसमें सभी ऑप्शन आपके बी हैं, बट ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। तो बी सभी का आ चुका है। तो अधिगम अक्षमता आपकी होती है मानसिक मंदता के समान, जी नहीं। प्रेरणा की कमी से, जी नहीं। कमजोर शिक्षण से, भी नहीं। तो ये होती है आपकी अधिगम प्रक्रिया में विशेष कठिनाई से। तो जब आपकी लर्निंग प्रोसेस के अंदर
आपको कठिनाई दिखती हैं तब आपको अधिगम अक्षमताओं का सामना करना पड़ता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एस रेजा जी सर जाने वालों को किसने रोका है? देखिए, हम किसी को क्लास से एग्जिट करने के लिए नहीं बोल रहे। अगर आप में से किसी की भी दूसरी कोई क्लास है तो आप बिल्कुल क्लास को अटेंड करिए। ऐसा नहीं है कि आपको क्लास के अंदर किसी फोर्स के कारण रुकना पड़ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्लास में अगर आपकी कोई क्लास लेट हो रही है तो आप क्लास अटेंड बिल्कुल कर सकते हैं और इस क्लास को आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। चांदनी सिंह मैथ साइंस जी, नहीं मैथ साइंस हम नहीं पढ़ाते हैं। कोई अगर फैकल्टी इन फ्यूचर आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चैनल पर फिलहाल अभी CDP और SST की क्लासेज ही आपकी चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? जी मोनाजीर जी, देखिए आप सभी क्लास पर फिलहाल फोकस कीजिए। आपके कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद आप अपने कमेंट्स हमें टाइप बिल्कुल करिए, आप सभी का आंसर दिया जाएगा। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का कौन सा तत्व नहीं है? ए कह रहा है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, बी कह रहा है एम्पैथी सहानुभूति, सी कह रहा है समस्या समाधान और डी कह रहा है एंगर क्रोध। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक एलिमेंट नहीं पूछा गया, तो आपसे बताएंगे। सभी का सी आ चुका है। तो अभी आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर सभी ऑप्शन का आप बी लाए हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर आप बी लाए हैं, तो आप आंसर बताएंगे। देखिए, ये सभी क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाए, आप सभी क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। सब आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल फंसाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आप जी शाहिद रजा जी, इस क्वेश्चन में मैंने आपको वही चीज बताया, क्योंकि इसमें आपको सारे ऑप्शन अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, बट आप इस क्वेश्चन को बेहद ध्यान से करिए। जी जिक्र प्रवीण जी, आप बिल्कुल भी इस चीज से निश्चिंत रहें। दोनों नेगेटिव हैं, सी और डी। डी आ चुका कुछ लोगों का, अनवरुल जी डी, सलमान जी इमोशन एंड सी कॉग्निटिव। तो आपसे इमोशनल इंटेलिजेंस के एलिमेंट नहीं के बारे में पूछा गया है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का तत्व नहीं है। सभी का सी डी, सी और डी, सी और डी। सभी का सी आ चुका है। जी बिल्कुल, आप सभी पहले कमेंट कर लें, उसके बाद आपको बताएंगे। मोनाजीर जी 9 बजे बस है। देखिए, आप अपनी बस बिल्कुल भी ना छोड़ें, आप क्लास को बाद में भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हैं। और अगर वास्तव में ही आपकी बस है तो आप सेशन को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्रोध आपका इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत नहीं आता है। जी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिता में आपके सामाजिक और आपके आत्मनियमन शामिल होते हैं, इसलिए आपका ये इमोशनल इंटेलिजेंट के अंतर्गत नहीं आता है। जी जिक्रा जी, आपका आंसर सही हो गया है, तो डी वाले सभी सही हो जाते हैं। जी अनवरुल जी, बिल्कुल आपका आंसर भी करेक्ट है। और आपका समस्या समाधान यह आपका संज्ञानात्मक कौशल है, यह आपका संज्ञान से जुड़ा हुआ एक कौशल है, संज्ञानात्मक कौशल जिसे कहा जाएगा। और यह आपका इमोशनल इंटेलिजेंस से प्रभावित हो जाएगा। और क्रोध आपका एक भावना के रूप में देखा जाता है, जिसे आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी वाले सभी सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ेंगे। जी रीता रानी जी, जी ऐश्वर्या जी, आप बिल्कुल, आपको सीडीपी आती है और आप 30 में से 30 बिल्कुल सही करके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। रचना जी डी हो जाएगा, तो सभी का डी हो जाएगा। जी रचना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐश्वर्या जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका, 24 का डी आ चुका है। अनवरुल जी, शाहिद रजा जी, 25 का बी आ चुका है। तो खेल विधि से शिक्षण का समर्थन किया गया था। ए कह रहा रूसो, बी कह रहा फ्रोबेल, सी कह रहा स्किनर और डी कह रहा प्याजे। तो खेल विधि से शिक्षण का समर्थन किसने किया था? तो खेल विधि, जिसे आप खेल पद्धति के नाम से भी जानते हैं, और इसकी वकालत आपकी किसने की थी? तो ये की थी आपकी फ्रेडरिक नोबेल ने। और ये आपके एक जर्मन टीचर थे। और इन्होंने ही आपकी किंडरगार्टन, जो आपको आजकल स्कूलों में देखने को मिलती है, किंडरगार्टन प्रणाली इन्होंने ही स्टार्ट की थी। तो खेल विधि से शिक्षण का समर्थन आपका फ्रोबेल ने किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाले सभी सही हो जाएंगे। रचना जी, रीता जी, दिलशान जी, दीपाली जी, जिक्रा जी, निशा जी, दिलशान जी, चांदी जी, बिल्कुल जर्मन एक टीचर थे जिन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली को स्टार्ट किया था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जीन पियाजे के अनुसार ठोस सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की विशेषता है। जैसे कि आपने लास्ट में पढ़ा, 0 से 2 के बारे में आपसे पूछा गया, और अब आपसे 7 से 11 वर्ष के बारे में पूछा जा रहा है। बताएंगे।
सर मैं 2 बार सीटेट क्लियर है, सीडीपी में 30 में 30 आया, बट अदर स्टेट के लिए फिर से क्लास ले रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप निश्चित हो जाए, अब आपका सीटेट बहुत जल्द क्लियर होने वाला है, ऐसी हमारी कामना है। आप बस अपनी प्रैक्टिस की ओर ध्यान दें, आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर से लगाएं और आपका एग्ज़ाम अब क्वालिफाई ज़रूर होने जा रहा है। तो किंडरगार्टन के बारे में आपने कमेंट किया है, अभी किसी ने कमेंट किया था किंडरगार्टन, तो किंडरगार्टन आपकी बालवाड़ी को कहा जाता है, बालवाड़ी को आपका किंडरगार्टन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे। तो आपसे पूछा गया है जीन पियाजे की ठोस सक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष की विशेषता है। तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था आपकी कौन सी होती है? तो मैंने आपको बताई है सेंसरी, प्री, कंक्रीट और फॉर्मल। तो ये आपकी 0 से 2 होती है, ये आपकी 2 से 7 होती है, ये आपकी 7 से 11 होती है और ये आपकी 11 से 15 या से अबव होती है। तो 7 से 11 होती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल। तो इसके अंदर क्या विशेषताएं उत्पन्न होती हैं? तो इसके अंदर बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है। सॉरी, बी होगा। जिक्रा जी ए आ चुका है, निशा जी सी आ चुका है। तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं पर आधारित तर्कपूर्ण चिंतन करने लग जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड ऑन कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को चेक करिए, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ए नहीं होगा। कोई बात नहीं दीपाली जी, आप आराम से क्वेश्चन को करिए। तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा ठोस वस्तु यानी कंक्रीट चीजों पर चिंतन करने लग जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप ये ऑर्डर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। तो बी वाले सभी सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन द मेन टास्क ड्यूरिंग एडोलसेंस इज। एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में प्रमुख कार्य है। ए कह रहा है पहचान का निर्माण, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। बी कह रहा विश्वास निर्माण, ट्रस्ट बिल्डिंग। सी कह रहा पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। और डी कह रहा है उद्योग बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे। तो एरिक एरिक्सन, जिन्होंने आपका मनोसामाजिक विकास का आपका सिद्धांत प्रतिपादित किया, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया है। और इन्होंने इसके अंतर्गत आपके 8 चरण बताए हैं, जिसमें आपके हर एक चरण के अंतर्गत एक कार्य दिया गया है और साथ ही यह हर व्यक्ति को सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि आपका किशोरावस्था के बारे में बात हो रही है, जो आपकी 12 से 18 वर्ष के बीच देखी जाती है। और इस दौरान आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो देखने को मिलता है, यानी पहचान और भूमिका का इसके अंदर निर्माण की भूमिका उत्पन्न होती है। तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन यानी पहचान निर्माण की बात क्वेश्चन में की जा रही है। तो ए इसका राइट आंसर
हो जाएगा, जैसे कि एरिक एरिक्सन ने स्टेटमेंट दी है, जो इन्होंने अपने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के 8 चरण के अंदर बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर हम आ चुके हैं। आप सभी के कमेंट विजिबल नहीं है, क्या आप सभी को क्लास देखने में प्रॉब्लम हो रही है, एक बार बताएंगे। आप सभी के कमेंट रुक गए हैं, तो एक बार कंफर्म करें क्या क्लास में कोई प्रॉब्लम है। जी एरिक्सन 8 चरण, मिस सोनम बी, दीपाली जी बी, अंजू कंबोज प्री ओपन स्टेज में होता है। जी बिल्कुल। अनवरुल जी का ए आ चुका, रचना जी ए। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट प्रोग्रेस थ्रू, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास आगे बढ़ता है। ए कह रहा है सामाजिक अनुकरण, बी कह रहा है क्रमिक अवस्थाओं के माध्यम से, सी कह रहा है केवल दंड और पुरस्कार से, और डी कह रहा है शारीरिक विकास से। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए आ चुका है सभी का, सभी ने ए किया है। जी चांदी जी, क्लास आपकी फास्ट ही चल रही है। पूजा चौधरी 27 का ए। लॉरेंस कोलबर्ग क्रमिक होता है, स्टेज होते हैं। जी बिल्कुल। दिशा प्रवीण जी बी, कुमारी रोमा जी ए आ चुका है। जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट प्रोग्रेस थ्रू, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास आगे बढ़ता है। तो ए कहा गया सामाजिक अनुकरण, बी कहा गया सिक्वेंशियल स्टेजेस, सी कहा गया पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड ओनली, और डी कहा गया फिजिकल ग्रोथ। तो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आपको इसमें 3 से 6 चरण के अंदर आपकी अवधारणा दी गई है, और इनका कहना है कि व्यक्ति एक निश्चित क्रम में चलता है, निश्चित क्रम में चलता है। तो इन्होंने बात की है क्रमिक अवस्थाओं के माध्यम से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्वेंशियल स्टेजेस की बात क्वेश्चन में की जा रही है, तो बी शुड बी द राइट आंसर। जी बी हो जाएगा, ए नहीं होगा। जी ऐसे जी बी होगा, सामाजिक अनुकरण आपका लेव वाइगोस्की का हो जाता है। दिलशान प्रवीण जी बी आपका आंसर एकदम करेक्ट है। तो इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट सेक्शन में दी गई है, इससे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। जी दीपाली जी, क्वेश्चन नंबर 29 पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी की स्क्रीन पर। इंक्लूसिव क्लासरूम मीन्स, समावेशी कक्षा का अर्थ है। ए कह रहा है सभी बच्चों को बिना भेदभाव के साथ पढ़ाना, बी कह रहा है केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, सी कह रहा है केवल औसत विद्यार्थियों को पढ़ाना, और डी कह रहा है डी में सीखने वालों को अलग पढ़ाना। तो बेहद ही आसान प्रश्न, आप 1 से 2 सेकंड के अंदर एलिमिनेशन के माध्यम से क्वेश्चन को बेहद ही आसानी से कर पाएंगे, अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स पढ़े हैं
पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड के माध्यम से आप इसे बेहद ही आसानी से कर पाएंगे। सभी का ये आ चुका है। लॉरेंस कोलबर्ग भी समाज की बात की है शायद छठे चरण में। अंजू जी ए आ चुका है, दिलशान जी, दीपाली जी, कुमारी रोमा जी, ऐश्वर्या जी, दिलशान प्रवीण जी, चांदनी सिंह जी ए आ चुका है, जिक्रा जी ए, दिलशान प्रवीण, शाहिद रजा जी, वैसे दीपाली जी ए, बिना भेदभाव, जिक्रा प्रवीण जी ए। तो सभी का लगभग ए आ चुका है। तो समावेशी कक्षा का अर्थ होता है केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना? जी नहीं, समावेशी कक्षा का अपने आप में ही अर्थ है सभी को साथ लेकर चलना, सभी को समान रूप से देखना, समान रूप से देखना। केवल औसत? बिल्कुल नहीं। धीमे सीखने बच्चों वाले को अलग पढ़ाना? जी नहीं। आप सभी छात्रों को एक समान रूप से लेकर चलेंगे। तो नेगेटिव वर्ड आपके ये तीनों रॉन्ग हो जाते हैं। तो आप सभी बच्चों को बिना भेदभाव के साथ पढ़ाएंगे। टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए वाले सभी सही हो जाएंगे। जी चांदनी सिंह जी, पूजा चौधरी जी। ट्रू ब्यूटी ए, ओनली सेलिब्रेटेड नेगेटिव टैग वर्ड? जी बिल्कुल। अंजू कंबोज जी, जिक्रा प्रवीण जी, दीपाली जी। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी का आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसका आंसर करेंगे। तो पढ़िए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम समर्थन करता है? ए कह रहा है सहपाठी शिक्षण, पीयर ट्यूटरिंग, बी कह रहा है सेग्रीगेशन पृथककरण, सी कह रहा है लेवलिंग लेवल लगाना, और डी कह रहा है पनिशमेंट दंड। ये भी आपका बेहद ही आसान क्वेश्चन रहने वाला है। ए आ चुका है सभी का। ए आ चुका 30 का ए। दिलशान जी ए, असरेजा जी, अनीशा जी, शाहिद रजा जी, ट्रू ब्यूटी ए, जिक्रा जी ए, शाहिद जी ए। सभी का लगभग ए आंसर आ चुका है। तो समावेशी कक्षा जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, तो सभी को समान रूप से लेकर चलना समावेशी कक्षा का सबसे प्रथम कार्य होता है। तो क्या आप सेग्रीगेट करेंगे? जी नहीं। क्या लेबल लगाएंगे? तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते, और दंड तो आप दे ही नहीं सकते। ये तीनों आपके नेगेटिव वर्ड हो जाते हैं। तो पीयर ट्यूटरिंग आपकी समावेशी शिक्षण यानी इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करेगी। जी अंजू कंबोज जी, सेग्रीगेशन लेबलिंग पनिशमेंट नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे। तो आप सभी लोग नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड भी जरूर से पढ़ लीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करते हैं। सर बताइए ना, लॉरेंस कोलबर्ग भी समाज की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया लॉरेंस कोलबर्ग आपके नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। सामाजिक अनुकरण की बात आपके लेव वाइगोत्स्की करते हैं। तो आज के सेशन में आपके क्वेश्चन लगभग समाप्त हो गए हैं। तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएंगे, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। और आप सभी को लिए इंफॉर्मेशन है, कल से आपकी पेपर 2 एसएसटी के लिए हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जिसकी आपकी कल फर्स्ट क्लास है। तो इस सेशन में जुड़ना ना भूलें।
हिस्ट्री यानी इतिहास की आपकी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जो कि कल 11 तारीख को स्टार्ट होने जा रही है। दीपाली जी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके 30 में से 30 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी बिल्कुल 30 में से 30 मार्क्स आने वाले हैं, ऐसी हमारी कामना है और आपका एग्जाम भी क्लियर बहुत अच्छे मार्क्स से होने वाला है। थैंक यू सो मच जिक्र प्रवीण जी। तो आज के सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। देखिए छठे चरण में लॉरेंस कोलबर्ग ने समाज की बात की है, बट टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया गया है, ये आपको व्हाइट पट्टी दिख रही होगी, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, आप टेलीग्राम में रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां से आकर आप ज्वाइन कर लेंगे। देखिए छठे चरण में इन्होंने समाज की बात की है, बट जो स्पेशली समाज की ओर डेडिकेट करते हैं वह आपके लेव वाइगोस्की करते हैं। इन्होंने अपने 6th स्टेज में इसकी बात की है, बट ओरिजिनली लेव वाइगोस्की ने इसे प्रतिपादित किया है। बिल्कुल आपकी बात सही है साहिद रजा जी, इन्होंने 6th स्टेज में समाज की बात की है। जिगरा प्रवीण जी सर 9 बजे से कराएं क्लास, चांदनी सिंह हिस्ट्री सबको पढ़ना है। जी देखिए अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आप सभी हिस्ट्री पढ़ें, तो जो भी एसएसटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं केवल ये क्लास उनके लिए रहने वाली है। शाहिद रजा सर मैं आपकी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको वही चीज़ बताई है कि जो एक ओरिजिनली वे में आप देखेंगे तो लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया, बट लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी 6th स्टेज के अंदर आपको उसके बारे में केवल बताया है, उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को हिस्ट्री की क्लास लेनी है, आपकी सीडीपी की क्लास भी रेगुलर चलती रहेगी, बट कल आपकी सीडीपी की क्लास नहीं होगी, कल आपकी एसएसटी की क्लास रहने वाली है। दी सिद्दीकी सर 9 बजे से लाइव करिए। देखिए 9 बजे का आपका शेड्यूल होगा तो बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा, आप 1 से 2 दिन का समय हमें दीजिए, अगर पॉसिबल हो पाता है तो 9 बजे आपकी क्लास हम लगा देंगे। कितने साथी चाहते हैं कि आपकी क्लास 9 बजे से हो, एक बार कमेंट में बताएंगे। अगर ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया 9 बजे के लिए तो हम विचार करेंगे 102 दिन के अंदर आपकी 9 बजे के अंदर क्लास लगाई जाए। तो एक बार कमेंट कर बताएं कि कितने लोग चाहते हैं कि 9 बजे क्लास हो, जल्दी जल्दी बताएं, क्लास को एंड भी करना है, तो आप जल्दी जल्दी बताएं कि कितने साथी चाहते हैं कि आपकी क्लास 9 बजे ली जाए। कितने साथी इस बात से एग्री करते हैं? और आप किस चीज़ पर क्लास चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो एसएसटी की क्लास क्या 9 बजे से की जाए, एक बार बताएं। क्या आप सभी लोग एसएसटी की क्लास 9 बजे लाइव देखना चाहते हैं? ओके शाहिद जी, दी सिद्दीकी जी, जिक्रा जी, तो बाकी साथी भी कमेंट में बताएंगे क्या आप चाहते हैं कि 9 बजे आपकी क्लास ली जाए। सर मुझे मैथ साइंस की क्लास, चांदनी सिंह जी जैसे ही मैथ साइंस की कोई फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल होगी आपकी क्लासेस लगा दी जाएंगी, फिलहाल अभी कोई भी फैकल्टी मैथ साइंस के लिए नहीं है। महेंद्र श्रीवास्तव जी आई वांट 9 PM। ओके तो आप 1 से 2 दिन का हमें समय दीजिए,
कल आपकी शायद ये क्लास ना हो, बट आप 1 से 2 दिन का समय दीजिए। आपकी 9 बजे की क्लास हम शेड्यूल कराते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, एकदम निश्चिंत रहकर अपनी तैयारी कीजिए। तो 9 बजे आपकी क्लास 1 से 2 दिन में शेड्यूल्ड हो जाएगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। आपको सारी टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लास की पीडीएफ और क्लासेस का लिंक सब आपको टेलीग्राम पर दिया जाता है। आप टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहें, क्योंकि क्लास के अंदर जो भी आपकी एक्टिविटी या कोई भी एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है सब आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। मैं आपको फिर से कहूंगा कि टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। तो 9 बजे की क्लास के लिए हमें 1 से 2 दिन का आप समय दीजिए। कल आपकी क्लास शायद सीडीपी की ही होगी। और जी अंजू कंबोज जी जिक्रा प्रवीण जी। तो 1 से 2 दिन का समय आप सभी हमें दीजिए। आपकी क्लास 9 बजे से स्टार्ट हम कराने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। तो इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपलोड इस क्लास के बाद कर दी जाएगी। तो आज आपकी 10 अक्टूबर के आसपास तारीख है और आज आपका फ्राइडे 7 बजे होता है सर जी। जिक्रा जी सीडीपी की क्लास अभी आपकी कल और सीडीपी चलेगी और मंडे से आपकी क्लास एसएसटी के लिए हम डिसाइड कर रहे हैं कि एसएसटी की क्लास आपकी सभी जो स्टूडेंट्स है वो कमेंट कर रहे हैं कि 9 बजे क्लास ली जाए, 9 PM पर आपके एसएसटी की क्लास ली जाए। तो कोशिश करेंगे कि मंडे से आपकी जो क्लास है ये 9 बजे हो सकती है, बट अभी इस बारे में प्रॉपर मैं श्योरिटी नहीं दे पाऊंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी। तो सीडीपी की क्लास आपकी कल और होगी। सीडीपी की क्लास आपकी कल रहने वाली है 7 बजे। 7 बजे आपकी कल यानी आपकी सैटरडे 11 तारीख को रहने वाली है। जी सीडीपी की क्लास आपकी 7 बजे होती है। 7 बजे आपकी क्लास होती है सीडीपी की 7 PM पर। और कल आपकी शायद इसकी लास्ट क्लास होगी सीडीपी की। ईवीएस भी होती है सर जी। नहीं देखिए ईवीएस अभी आपकी क्लास नहीं हो रही है, जैसे ही क्लासेस होंगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो आप सभी का कोई और कमेंट है तो जरूर आप कमेंट कर सकते हैं और बताएंगे। जी जिक्रा जी। तो आप सभी का कोई और कमेंट, कोई सजेशन, कोई फीडबैक है तो आप टाइप कर सकते हैं और इसके बाद हम क्लास को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। और मंडे से शायद आपकी क्लास 9 बजे स्टार्ट हो जाए, बट आप फिर भी टेलीग्राम चेक करते रहिएगा, आपको वहां पर बता दिया जाएगा। और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आप सभी उन साथियों तक क्लास को पहुंचाएं जो सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जिक्र प्रवीण क्यों सर जी? जिक्र जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा। बताएंगे क्या आज के सेशन को समाप्त किया जाए?
तो लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था अंजू कंबोज जी, आपने सीटेट क्लियर किया हुआ है, आपके 90 मार्क्स हैं। अंजू जी आप बिल्कुल दे सकते हैं दोबारा, बट आप 90 मार्क्स पे क्वालिफाई हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आपको आने वाले टीचिंग एग्जाम में इसका बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो आप चाहते हैं तो आप दोबारा भी एग्जाम दे सकते हैं। सर आप बोले सीडीपी क्लास लास्ट, देखिए जो सीडीपी की आपकी सीरीज चल रही है, सीडीपी की जो आपकी विकल्प सीरीज चल रही है, विकल्प सीरीज जो आपकी चल रही है, ये इसकी आपकी लास्ट क्लास है। इसके बाद आपकी हो सकता है थ्योरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, थ्योरी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाए टॉपिक वाइज। जिक्रा जी मैंने आपको केवल और केवल इस सीरीज की जो आपकी लास्ट क्लास होगी, इसके बाद आपकी थ्योरी क्लासेस सीडीपी की स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी फिलहाल जो आपकी रनिंग क्लासेस होंगी वह आपकी चैनल पर सीडीपी और एसएसटी रहने वाली हैं। ये 2 क्लास आपकी रेगुलर चलेंगी। तो सीडीपी की आपकी 7 बजे क्लास रेगुलर रहेगी। एसएसटी का अभी कंफ्यूजन है, आपकी क्लास 9 बजे होगी या उससे पहले होगी, इसके बारे में अभी कंफ्यूजन है, जिसके बारे में आपको जल्दी ही सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, आप एकदम निश्चिंत हो गए अपनी तैयारी को फुल ऑन तरीके से करते जाइए और बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए। बस आपको केवल एक ही काम करना है, अपने सभी साथियों तक सेशन को पहुंचा दें, जिससे आपके अन्य साथियों को भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। तो आज के सेशन को समाप्त किया जाए, एक बार बताएंगे जी जिक्रा जी। तो सीडीपी की आपकी मंडे से शायद थ्योरी क्लासेस अब स्टार्ट हो जाएं और आपको सीडीपी की जो थ्योरी क्लासेस होंगी वह आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगी, टॉपिक वाइज। तो चलिए आज के सेशन को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे कल शाम 7 बजे एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।